नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सेल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपका पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार बाजार संबंधित जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको देखना चालू किया था, जिसमें हमने आपका आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, इसको समझा था। साथ ही साथ एंजल टैक्स और एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं इसको देखा था। इसके अलावा पी नोट्स, एफ क्या होता है, एफ का रोल क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद में, अंश क्या होता है, अंश डिवेंचर में अंतर क्या होता है, परम प्रतिभूति बाजार क्या होता है और सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं। परम प्रतिभूति बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों क्या होती है, क्रय विक्रय होता है। तो उस चीज को हमने देखा था। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ और शब्दावलियों को देखेंगे जो आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में 3 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला आता है आपका भेदिया कारोबार, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्या होती है, इस चीज को समझ लो। सामान्य से परिभाषा के तौर पे आप पढ़ लीजिएगा, समझने के लिए समझ लीजिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम करता है, उसको उस संस्था की जो मजबूत एक तरीके से प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, उसकी जो इंटरनल जानकारियां होती हैं, संगठन के अंदर की जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं, वो सभी उसको पता होती हैं। उसके आधार पे अगर वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है, शेयर मार्केट में क्या करता है, निवेश करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलेंगे। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका आपका अभी एक वेब सीरीज आई थी, उसमें दिखाया गया था एक रियल लाइफ कैरेक्टर। वो क्या था आपका स्कैम वेब सीरीज, जिसमें आपके हर्षद मेहता की लाइफ को दिखाया गया था। हर्षद मेहता भी क्या था, एक इनसाइडर ट्रेडर था। हर्षद मेहता भी इनसाइडर ट्रेडर था जो मार्केट को क्या करता था, मैनिपुलेट करता था। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि समझो कोई एक एक्स व्यक्ति है जो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, ठीक है। अब मान लो, उदाहरण के लिए सिंपल से समझो कि उसको ये पता चलता है कि टीवीएस ऑटोमोबाइल द्वारा, टीवीएस जो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, उसके द्वारा 150 सीसी की कोई बाइक लॉन्च की जा रही है। उसको उसके फीचर्स पता चल जाते हैं और प्राइस भी पता चल जाता है। वो कंपनी द्वारा जब वो बाइक लॉन्च की जाएगी तो उनके जो शेयर्स हैं मार्केट में, उसमें क्या जाएगा, उछाल आ जाएगा। अच्छी खासी उनको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। पर ये जानकारी मिस्टर एक्स को पता चल जाती है। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, इस सेम जानकारी को वो जिस कंपनी में काम करते होंगे या कहीं दूसरी कंपनी में जिसके साथ उनका क्या होगा, साठ गांठ होगा, उसको वो जानकारी देंगे। मान लो ये जानकारी वो किसको देते हैं, हीरो कंपनी को देते हैं। तो हीरो कंपनी को जब ये जानकारी मिलेगी तो हो सकता है उन्हीं फीचर्स के साथ उतने ही सीसी बाइक के साथ वो भी उसी समय मार्केट में आ जाएं, पर टीवीएस वाले रेट से कम में मार्केट में आए। टीवीएस का जो रेट होने वाला था उससे कम में मार्केट में आए। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीवीएस को नुकसान हो जाएगा, हीरो को हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आपको इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि आपको कंपनी के अंदर की गोपनीय सूचनाएं प्राप्त है, उसके आधार पे आप क्या करते हैं, अपने शेयर्स का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भेदिया कारोबार हो गया। दूसरा आता है डीमैट अकाउंट। जस्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कल के लेक्चर में कि डीमैट अकाउंट अगर आप अपने शेयर मार्केट में क्या करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, शेयरों को खरीदना चाहते हैं, शेयरों को बेचना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेबी के साथ क्या करवाना पड़ेगा, सेबी के उसमें व्यवस्था में एक खाता खुलवाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। जैसे अगर आप अपने यहाँ पे बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ जमा करना चाहते हैं, वहां से ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। वैसे ही अगर आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको वहां खाता खुलवाना पड़ेगा। बस अंतर कहाँ था दोनों में, कि आपका जो बैंक का खाता होता है उसमें आप क्या करते हैं, अपने धन को क्या करते हैं, रखते हैं। जो आपको वहां का खाता होगा, डीमैट खाता होगा, उसमें क्या रखेंगे, आप अपने शेयरों को रखेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला बुल और बियर, तेजड़िया मंदड़िया। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि ऐसे निवेशक होते हैं जो किसी प्रतिभूति या शेयर के मूल्य बढ़ने की आशा रखता है, उसे तेजड़िया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, मूल्य बढ़ना, तेजड़िया तेज होने की आशा रखता है। देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो बहुत बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीके से अकल्पनीय, एक तरीके से यूं कहा जाए अनिश्चित बाजार है। ठीक है, कब वहां पे शेयर के शेयर का मूल्य गिर जाए, कब शेयर का मूल्य बढ़ जाए, इस चीज को आप क्या है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा काम नहीं करता एक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कुछ जो बड़े निवेशक होते हैं या कुछ जो स्मार्ट निवेशक होते हैं, ठीक है,
उन बड़े या स्मार्ट निवेशकों द्वारा बाजार में शेयरों के मूल्य बढ़ने या घटने का क्या किया जाता है, इंतजार किया जाता है। ठीक है, तो तेजड़िया कौन होते हैं? वो ऐसे बड़े निवेशक होते हैं जो प्रतिभूति या शेयर के मूल्य बढ़ने की आशा रखते हैं। मतलब ये शेयरों को तब तक अपने पास रखेंगे जब तक उनका मूल्य नहीं बढ़ जाएगा, भले उनको थोड़ा बहुत क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। और जैसे ही उसका मूल्य बढ़ेगा तो उस बढ़े हुए मूल्य पर क्या करेंगे, वो मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, समझ गए। फिर कुछ होते हैं मंदड़िया। मंदड़िया कौन होते हैं? बियर्स कौन होते हैं? ये शेयरों को तब तक नहीं खरीदते हैं किसी से जब तक उनका मूल्य कम ना हो जाए। मतलब ऐसे निवेशक जो शेयरों के मूल्य होने की कम होने की क्या करते हैं, आशा रखते हैं, और जैसे ही मूल्य कम होगा उस शेयर का, उस शेयर को क्या करेंगे, वो अपने पास खरीद के रख लेंगे, और फिर जब भविष्य में उसका मूल्य बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो ये क्या है, जो छोटे मोटे निवेशक होते हैं उनका काम नहीं होता है। ये बहुत बड़े जो निवेशक होते हैं, झुनझुनवाला टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला, उस टाइप के जो लोग होते हैं वो सब काम करते हैं। ऐसे ही होते हैं बिग बुल। बिग बुल कौन होते हैं? तो ऐसे ब्रोकर जो राष्ट्रीय स्तर पर पुल का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यहाँ पुल नहीं बुल आएगा, ठीक है, बुल आएगा, ठीक है। बुल का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब क्या होता है, देखो आपको तेजड़िया क्या था, तेजड़िया क्या था कि जैसे जो ऐसे निवेशक जो क्या करते हैं, शेयरों के मूल्य बढ़ने की आशा रखते हैं, उनके इंतजार में बैठे रहते हैं, कब मूल्य बढ़ेगा तभी हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये निवेशकों का बिग बुल क्या होता है, निवेशकों का एक ऐसा समूह होता है, ऐसे ब्रोकर होता, ऐसा निवेशक होता है राष्ट्रीय स्तर पर जो बुल का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। तेजड़िया लोगों का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, उनका लीडर होता है। वो उस चीज को क्या करेंगे, शेयरों को अपने पास बांध के रखे रहेंगे तब तक जब तक कि उनका मूल्य ना बढ़ जाए। ठीक है, फिर आता है इसके बाद, अब यहाँ से क्या होता है आपका, एक तरीके से उस वहां के जो पूंजी बाजार संबंधित शब्दावलियां थी वो क्या होती, थोड़ा समाप्त होती हैं। अब यहाँ पे आता है चेक। आपका मुद्रा बाजार में आप सुनते रहते होंगे चेक, चेक क्या होता है, तो चेक बैंक द्वारा खाता धारक को दिए जाने वाला भुगतान का क्या होता है, वचन पत्र होता है, जिससे ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को अपने खाते से प्रत्यक्ष नकद न दे करके क्या कर सकता है, भुगतान कर सकता है। मतलब क्या है, ये एक ऐसा वित्तीय वचन पत्र है, ये भुगतान के लिए एक ऐसा वित्तीय वचन पत्र है जो अगर ग्राहक द्वारा जारी किया गया है तो बैंक उसमें भुगतान करने का क्या करता है, वादा करता है। ठीक है, भुगतान करने का वादा करता है। चेक देने वाले व्यक्ति को चेक में विभिन्न क्या है, सूचनाएं लिखनी पड़ती है। जैसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति, अगर आप लोग भी चेक का प्रयोग करते होंगे तो लिखते होंगे कि ये चेक आपका किसके लिए इशू हो रहा है, किसके नाम से इशू हो रहा है, उसका नाम, उसके खाता संख्या, भुगतान राशि कितनी रहने वाली है, जारी करने की तिथि, जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, ये सभी चीजें उसमें होती हैं। और चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बैंक खाते में चेक को जमा करके भुगतान अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकता है। पर कई बार क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने का मतलब क्या होता है, बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, फिर चेक बाउंस बार बार बाउंस हुआ तो पुलिस वाले पकड़ ले गए। ठीक है, ये क्या होता है, देखो तो चेक, मान लो जैसे मेरे द्वारा अगर चेक इशू किया गया किसी भी मिस्टर एक्स के लिए, तो इस बात की पूरी संभावना रहेगी मैंने जितना भी अमाउंट का चेक इशू किया उतना अमाउंट मेरे बैंक खाते में होना चाहिए। अगर मैंने 10,000 रुपये का सामने वाले के चेक इशू किया है तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये होंगे, तभी तो बैंक 10,000 रुपये का भुगतान करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। अगर हम बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब कि हमने जितने रुपए का चेक इशू किया था उतने रुपए भुगतान करने के लिए हमारे बैंक खाते में थे ही नहीं। इस परिस्थिति क्या बोलेंगे, चेक बाउंस होना। अगर बार बार चेक बाउंस होता है तो फिर उसमें आपके खिलाफ क्या होता है, आपराधिक कार्रवाई होती है वित्तीय फ्रॉड के नाम पर। ठीक है, अगला आता है आपका डिमांड ड्राफ्ट। क्या होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट पूर्व में भुगतान का एक क्या होता है, उपकरण होता है। पूर्व में भुगतान का मतलब आपने पहले ही उस चीज का क्या कर दिया है, भुगतान कर दिया गया है। ठीक है, बैंक निश्चित राशि और शुल्क लेने के पश्चात डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है। अगर आपने डीडी बनवाया हो किसी के नाम पर कभी, अगर कॉलेज वगैरह में सामान्य तौर पर हम बनता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मान लो आप किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के नाम पे क्या बनवा रहे हैं, डीडी बनवा रहे हैं, तो उस डीडी के संबंध में जो भुगतान था वो आपने पहले ही कहाँ कर दिया हुआ है, बैंक में कर दिया है। उस डीडी के संबंध में जो भी भुगतान था आपने बैंक में पहले ही कर दिया है। ड्राफ्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति कौन हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, या संस्था क्या हो गई, मान लो आपने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के नाम पे जारी किया। ठीक है, या किसी विशिष्ट शहर की किसी विशेष शाखा में ही क्या किया जा सकता है, भुनाया जा सकता है। मतलब मान लो ये जो भी आपका डीडी है वो रजिस्ट्रार आरजीपीवी के नाम से अगर जारी होता है तो उस
डीडी में जो भी अगर आपको पैसा चाहिए है, उसको एक तरीके से भजाना है, भुनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए एक फिक्स्ड ब्रांच होगी जिसके तहत आपका अनुबंध होगा, वहीं पर जाके ये काम कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के नाम ड्राफ्ट बना होता है वह उसमें लिखे ब्रांच में से जमा करके पैसा क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ड्राफ्ट में बैंक पहले ही पैसा ले लेता है, इसलिए इसमें बाउंस होने की संभावना नहीं होती, सीधी सी बात है। चेक में क्या होता है, एक तरीके से बाद में भुगतान की वो होती है, स्थिति होती है, ठीक है। तो बाद में भुगतान की स्थिति की उसमें एक प्रश्न उठता है बाउंस होने का, पर यहाँ पे चूंकि बैंक ने आपसे पहले ही पैसा वसूल लिया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे बाउंस होने का प्रश्न नहीं उठता। अगला शब्द आता है हुंडी। क्या होता है, तो हुंडी विनिमय का क्या होता है, एक भारतीय रूप है, भारतीय भाषा में लिखी जाती है, वह इसमें निश्चित राशि के भुगतान का क्या होता है, आदेश होता है। साधारण शब्दों में हुंडी एक लिखित विपत्र है जिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें किसी व्यक्ति को बिना शर्त आदेश दिया गया होता है कि इस विपत्र के धारक को या उसमें अंकित व्यक्ति को अंकित धनराशि दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका हुंडी। अगला आता है आपका क्रिप्टो करेंसी। क्या होती है, यह डिजिटल या एक क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी सामान समझिए कि एक डिजिटल करेंसी होती है। क्या होती है, डिजिटल करेंसी होती है जो इंटरनेट पर आधारित होती है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका, क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसकी सुरक्षा वैशिष्ट के कारण क्या होता है, इसका जाली रूप बनाना मुश्किल है। जाली मतलब एक तरीके से उसका फेक चीज तैयार करना, उसका नकली रूप तैयार करना, ठीक है। इसे केंद्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता, अतः सैद्धांतिक रूप से या सरकारी हस्तक्षेप से क्या होती है, मुक्त होती है। इसको कोई सरकारी संस्था या सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होती है। पर सरकारें अब इसको क्या करने लग गई हैं, अपने अपने देशों में रेगुलेट करने का प्रयास कर रही हैं। इसका खोजकर्ता कौन है किसी को नहीं पता है, पर एक संभावना मान के चल सकते हैं कि 2009 में किसी सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति द्वारा इसको जारी किया गया था। वो व्यक्ति था या संस्था था किसी को नहीं पता एग्जैक्टली। सतोशी नाकामोतो के नाम से बिटकॉइन वाली जो क्रिप्टो करेंसी है उसको जारी किया गया था, ठीक है। पहली क्रिप्टो करेंसी क्या थी, बिटकॉइन थी। अगला आता है आपका ब्लॉकचेन। क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, एक प्रौद्योगिकी है, एक तकनीक है। किस चीज के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए, ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक क्या है, एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का क्या होता है, संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो डिजिटल सार्वजनिक बही खाता पब्लिक लेजर है, जिसमें प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। जैसे आपका क्या हो, आपकी जो मुद्रा होती है, सामान्य मुद्रा, उसके लेन देन के लिए एक लेजर होता है, खाता होता है, जिसमें क्या होता है, डेबिट क्रेडिट की एंट्री होती है। वैसे ही आपका इसका भी जो बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी होती है उनका भी लेन देन हो रहा है, उनका लेन देन की एंट्री भी कहीं ना कहीं तो होती होगी। तो उनकी एंट्री जहां होती है, उनका लेन देन का एंट्री का व्यापार का जहां पे एंट्री की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो क्या किया जा सकता, वहां से हटाया जा सकता, ना इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन विवरण को बही खाता में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या होती है, आपकी ब्लॉकचेन होती है। इसके बाद आता है आपका दुराग्रही चूककर्ता, विलफुल डिफॉल्टर। नाम से पता चल रहा है, डिफॉल्टर मतलब, डिफॉल्टर किसको बोलते हैं, जो लोन ना चुका पाए, जो ऋण न लौटा पाए, और विलफुल मतलब जो जानबूझ के न लौटा रहा हो। तो आरबीआई के मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर वो होगा जिसकी कर्ज चुकाने की वित्तीय स्थिति है लेकिन वो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे माल्या ने कर्ज लिया पर उसको लौटा नहीं रहा हो जबकि वो सक्षम है, या वह व्यक्ति जो धन जिस काम के लिए लिया गया है उसके लिए इस्तेमाल न करके उसका क्या करे, दूसरे काम में इस्तेमाल कर ले, गलत कामों में इस्तेमाल कर ले, ठीक है। उत्पादक ऋण लिया और अनुत्पादक ऋण में क्या कर दिया, उसको खर्च कर दिया। उत्पादक और अनुत्पादक ऋण क्या होता है, इस चीज को हमने पहले कृषि वाले वीडियोज में समझा हुआ है, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। या उसका धन वहां मौजूद नहीं हो जिस काम के लिए क्या किया गया है, लिया गया था, या उसने संपत्ति को बेच दिया हो जिसके एवज में उसने ऋण लिया था। इन सभी कामों को करने वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा, विलफुल डिफॉल्टर कहलाएगा। अगला आता है आपका चिट फंड। क्या होता है, तो देखो चिट फंड अधिनियम 1982 के अनुसार चिट का मतलब क्या होता है, वह लेन देन जिसमें एक व्यक्ति निश्चित संख्या वाले व्यक्तियों के साथ समझौते में आता है और उनमें से हर एक को तय समय अंतराल पर एक निर्धारित राशि जमा करानी होती है।
बदले में बोली या नीलामी या संविदा या चिट के समझौते में तरीके से तहत इनाम मिल जाता है। सिंपल सी बात है, आपका 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, आपका चिट फंड कहलाता है। मतलब आपको सामने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को कुछ निश्चित धनराशि प्रदान करनी होगी समय समय पर, उसके बदले में वो आपको एक निश्चित टाइम पीरियड में आपका पैसा एक बढ़ा करके, मतलब डबल या ट्रिपल अमाउंट के साथ क्या करेगा, वो वापस करने का वादा करता है। ये क्या होता है, चिट फंड होता है, सिंपल सा, है ना। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, करंट अफेयर में, पूरा बंगाल का जो राजनीति है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चिट फंड कंपनियों द्वारा बहुत ज़्यादा क्या की गई है, एक तरीके से जनता के पैसों को लूटा गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका चिट फंड होता है। ये पूरा आज का वीडियो था जिसमें हमने विभिन्न टर्म्स को समझा। अगले वीडियो में भी हम कुछ टर्म्स को और समझेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ उसी वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका पूंजी बाजार को भी चालू कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पूंजी बाजार को हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये आज का वीडियो था आपका, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।